जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। हिंदी पढ़ेंगे हम फटाफट से, ठीक है। और रोज अपनी 3:20 पर दोस्तों हिंदी की क्लास होती है, ठीक है, जिसमें हिंदी का हम अभ्यास करते हैं। और दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी आपकी जरूर पूछी जाती है हर एग्जाम में, ठीक है। तो जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। सभी लोग शेयर भी कर दें एक बार फटाक से। और स्टार्ट होता है आज का ये टेस्ट, ठीक है। तो सभी लोग देखते हैं रोज की नहीं देखते हैं, सभी लोगों को देखना है हिंदी का डोज दोपहर 3:20 पर, है ना, 3:20 पर। और दोस्तों आज का सबसे पहला जो प्रश्न है, सभी लोग तैयार हैं? सद्धर्म के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। सद्धर्म, तो सत धन धर्म हो जाएगा, सद धन धर्म होगा, सड धन धर्म होगा या फिर सदद धन धर्म होगा। यानी कि 1 नंबर का आंसर और सबसे पहले जो आंसर बताया है रमानी कुशवाहा ने। और कौन बताता है प्रश्न क्रमांक 1 का? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ना तो सद धन धर्म होगा ना सड धन धर्म होगा, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सत्य धन धर्म। यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और बोले सर इसमें व्यंजन संधि है, तो बिल्कुल सही, मैंने मान लिया। और अगला क्वेश्चन है सडानन के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 2। और इस सडानन तो कई बार पूछा गया है दोस्तों। सडानन आपसे पूछा जाता है कि सडानन में कौन सी संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। तो आपको बताना होता है कि 60 धन आनन। बोले सर 60 धन आनन हो नहीं सकता, सत धन आनन, सट धन आनन या फिर सट धन आनन। अब ये 3 में से आपको बताना है। और प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमें बताना है कि सडानन में जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा यहां पर। और आपने चयन किया है प्रश्न क्रमांक 2 का। क्या चयन किया है? प्रश्न क्रमांक 2 का चयन किया है कि सर सट धन आनन बराबर सडानन, और व्यंजन संधि इसमें लगा देना। और 3 नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। सट धन आनन बराबर सडानन। बंधु ना होए मोर यह काला, कौन सा अलंकार है? बंधु ना होए मोर यह काला विशेष सोक्ति अलंकार है, अपनहूति अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है या फिर संदेह अलंकार है। तो बंधु ना होए मोर यह काला, इसमें अलंकार का चयन करना है दोस्तों। आपने पढ़े होंगे शब्दालंकार, अर्थालंकार, फिर शब्दालंकार के भी भेद पढ़े होंगे, अर्थालंकार के भी भेद पढ़े होंगे, है ना। कभी कभी पूछा जाता है निम्न में से बताइए कौन सा अर्थालंकार का उदाहरण है, कौन सा शब्दालंकार का उदाहरण नहीं है। तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? विकल्प नंबर बी, भ्रांतिमान नहीं है। बंधु ना होए मोर यह काला अपनहूति अलंकार हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा, अपनहूति अलंकार, ठीक है, बी नंबर, है ना, अपनहूति। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं झंकृत। झंकृत का शुद्ध रूप क्या होगा? ये शुद्ध रूप भी बड़े पूछे जाते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? झंकृत, झंकृत, झंकृता या फिर झंकृत। यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 में हमें झंकृत का शुद्ध रूप चयन करना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, झंकृत हो जाएगा। या फिर ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बिंदी भी लगा है और आधा ना भी लगा है। झंकृत, झंकृता ये भी नहीं हो सकता। अब 2 विकल्प दिए हैं, आपने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है। अब लाइफलाइन दे दी आपको 50-50 की, और 50-50 की लाइफलाइन मिली है। तो उत्तर बताया आर्या पांडे जी ने बिल्कुल सही, झंकृत, यानी कि 2 नंबर आपका सही हो जाता है। झंकृत का शुद्ध रूप होता है झंकृत, इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों झंकृत, ठीक है। इसको देख लें एक बार बहुत अच्छे से। और टिकाऊ का शुद्ध रूप कौन सा होगा? टिकाऊ, तो टिकाऊ, टिकाऊ, टिकाऊ या फिर टिकाऊ। तो टिकाऊ का शुद्ध रूप हमें चयन करना है। और आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे ये सब, है ना, चाहे वो आपका शुद्ध रूप हो, है ना, शब्द शुद्धि हो, वाक्य शुद्धि हो, जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही दोस्तों आपकी हिंदी में पकड़ बनती जाएगी। और आपका उत्तर होगा कौन सा? टिकाऊ। ना तो टिकाऊ होगा, ना टिकाऊ होगा, ना टिकाऊ होगा। उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर बी, टिकाऊ आपका सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर सही है दोस्तों। दूर के ढोल सुहावने लगना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का अर्थ चयन करना है। पूरे परिचय के बाद अच्छा लगना, पूरे परिचय के साथ अच्छा ना लगना
या फिर पूरे परिचय के साथ अच्छा लगना या पूरे परिचय के अभाव में अच्छा लगना, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का हमें चयन करना है। दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हमने कई बार पढ़ा है मुहावरा, आप लोग बोल भी देते हो कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना। तो दूर के ढोल जो होते हैं वो होते हैं सुहावने, यानी कि पूरे परिचय के अभाव में अच्छा लगना, पूरे परिचय के अभाव में अच्छा लगना, यानी कि 4 नंबर ये दूर के ढोल सुहावने। दूर के ढोल सुहावने, बोले भैया दूर के ढोल सुहावने हैं, हमें ज़्यादा परिचय नहीं बढ़ाना, हमें ज़्यादा पहचान नहीं बढ़ाना, इसलिए इस प्रकार से कुछ लोग बोल देते हैं, है ना। फिर अगला है कलई खुलना। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कलई खुलना। अब 4 विकल्प हैं आपके सामने, पॉलिश उतरना, हराना, भेद प्रकट होना या फिर विपत्ति में पड़ना, है ना। अपन बोलते ना यार उसकी तो कलई खुल गई, तो कलई खुल गई मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? प्रश्न क्रमांक अपना कौन सा है? 7 में उत्तर हमें बताना है कलई खुलना मुहावरे का अर्थ। और यहाँ पर आपने जो चयन किया है कि सर कलई खुलना यानी कि भेद प्रकट होना, क्या हो जाता है? भेद प्रकट होना। और प्रेम सिंह जी सी नंबर बिल्कुल हो जाता है, भेद प्रकट होना, ठीक है। सी जिन्होंने बताया, 3 नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर भेद प्रकट होना बिल्कुल सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उग्र का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? उग्र, तो उग्र का विलोम बताना है। शांत होगा, शांत होगा, सात होगा या फिर शांत होगा। दोस्तों आपने एक उग्र पढ़े हैं, उपेंद्र नाथ अस्क पढ़े हैं, एक कवि हैं अस्क हैं और एक कवि हैं पांडे बेचन शर्मा। उग्र हैं उग्र। इनकी एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, चॉकलेट। चॉकलेट मैंने आपको याद करवाया था कि बच्चों को अगर चॉकलेट ना दें तो बच्चे क्या हो जाते हैं? उग्र हो जाते हैं। तो ये चॉकलेट रचना किसकी है? उग्र जी की है ना। और उग्र का आपसे पूछ लिया कि सर विलोम क्या है, तो आपका सही उत्तर होगा शांत। शांत यानी कि जो ए नंबर है शांत वाला, वो शांत बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, शांत नंबर। फिर उत्कर्ष का कौन सा सही विलोम होता है? उत्कर्ष। उत्कर्ष आपसे कई बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको रट लो अच्छे से। उत्कर्ष का अपकर्ष, अपकर्ष, अपकर्ष या फिर अपकरस क्या होता है? उत्कर्ष का विलोम। और प्रश्न क्रमांक अपना 9 है और 9 में आपने चयन किया है कि सर उत्कर्ष का जो विलोम होता है ना तो अपकर्ष होता है, ना अपकर्ष होता है, ना अपकरस होता है। तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, उत्तर निकल के आता है अपकर्ष, ठीक है। उत्कर्ष का विलोम आज से क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा, इसको भूलना नहीं। ये आपका VIMP यानी कि पूछा ही जाता है, रिपीट होता है बार बार कई एग्जामों में, ठीक है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन। प्रति और दिन, आप प्रति किसी में भी लगा लो दोस्तों, इस प्रति का क्या नहीं होता? ये प्रति परिवर्तित नहीं होता, चाहे एक वचन में लगा लो चाहे बहुवचन में लगा लो, है ना। और प्रतिदिन यहाँ पर पूछा गया, यानी कि प्रथम जो पद है वो अव्यय है, और अव्यय है तो अव्ययी भाव समास आपका हो जाता है, ठीक है। तीसरा अर्थ अगर निकले तो क्या हो जाता है? तीसरा अर्थ निकले तो बहुब्रीहि समास हो जाता है ना। और कर्मधारय समास में प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है, यानी कि विशेषण विशेष होते हैं, ठीक है। दिगु समास में संख्यावाची दिगु होता है, तो यहाँ पर आपका प्रतिदिन में जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास होगा, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देहलता में कौन सा समास है? देहलता बहुब्रीहि समास है देहलता में, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या फिर दिगु समास, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 का हमें चयन करना है। देहलता में समास बताना है। और बोले सर देहलता में जो समास हो जाएगा, अब देहलता में बहुब्रीहि समास तो है नहीं, ठीक है, और दिगु समास भी नहीं है, दो तो ये कट जाते हैं। अब तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, इन दो में आपको बताना है। 50-50 की लाइफलाइन आपके पास है। और देहलता में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय, है ना। यहां पर होगा देह रूपी लता, देह रूपी लता, यानी कि आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना। तो कर्मधारय यानी बी नंबर जिन्होंने बताया है ना, वो बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निर, निर मतलब क्या होता है? निंदा, है ना। निर उपसर्ग से बताना है, निदाय, निदायाई, निर्दय या फिर निदय। तो देखो निंदा में तो कोई निर आ नहीं रहा,
इसको काट दो, है ना, काटना सीखो, पहले अपन को काटना है, और निदय में भी कोई नहीं आ रहा, इसको काट दो। अब दो बचे हैं, अब दो बचे हैं तो दो में भी चयन करना है कि सर निदय आई में भी कोई निर नहीं आ रहा उच्चारण में, तो ये भी काट दो। उत्तर निकल के आ गया, बोले सर सी नंबर इसका सही हो जाएगा 12 का। ठीक है, रमानी जी, निकिता तिवारी जी, अगला है हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गांव न ठाओं को नाव बिले हैं, ताते न माते न मित्र न पुत्र न बित्ते न अंग के संग रहे हैं, कौन सा रस है? हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गांव न ठाओं को नाव बिले हैं, तात न मात न मित्र न पुत्र न बित्ते न अंग के संग रहे हैं। तो रोद रस है, शांत रस है, हास रस है, या फिर भयानक रस है? देखो यहां पर बहुत बढ़िया बात की रही है, तो ना तो हाथी साथ में रहेंगे, ना घोड़े रहेंगे, ना चेरे रहेंगे, ना गांव ठाव कुछ भी साथ में नहीं रहेगा, ना तात साथ में रहेंगे, ना मात पिता कुछ भी तुम्हारा नहीं है, और ये अंग जो है आपका जो शरीर है ये भी नहीं रहेगा साथ में। तो आपका यहाँ पर वैराग्य की भावना हो रही है, यानी कि शांत रस हो जाएगा दोस्तों, शांत रस, यानी कि 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। सी नहीं लगाना, हास्य रस नहीं है, ये बी नंबर है, इसको समझो थोड़ा सा। यहां पर कहा गया है वैराग्य की भावना यहां पर अंदर आ रही है कि ये जीवन कैसा है, नश्वर है, ये जो घोड़े हाथी अपने आज हैं वो हमारे साथ नहीं जाने वाला, यहां तक कि अपना शरीर भी अपना नहीं है, माता पिता भाई बंधुओं की तो बात अलग है। शांत रस आपका 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला कुछ है बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। ये याद रख लेना, बिनु पद चले, मैं बोल रहा हूं बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है ये, बिन पद चलई बिन सुनई बिनु काना। कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार होगा, वक्रोक्ति होगा, उत्प्रेक्षा होगा, या फिर विशेषोक्ति अलंकार होगा। यानी कि प्रश्न क्रमांक 14 का आंतर बताना है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, है ना, कर बिनु करम करई विधि नाना। और यहां पर आपका जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार। विभावना यानी कि जो 1 नंबर है यहां पर विरोधाभास की क्या होती है? विरोधाभास दोस्तों होता है, जैसे बात करें कि बिना पद के कैसे व्यक्ति चल रहा है, बिना कान के व्यक्ति कैसे सुन रहा है, तो यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी कि विभावना अलंकार हो जाएगा। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला जो अपना प्रश्न होगा वो क्या होगा? महाराजा छत्रसाल की प्रशस्ति गाने वाले हिंदी कवि कौन थे? महाराजा छत्रसाल की बताना है दोस्तों, मैंने आपको बताई है कि जो छत्रसाल थे बहुत ही प्रतापी राजा थे, चतुरंगी सेना इनकी थी, है ना। और आपका जो सही होगा प्रश्न 1 में कि महाराजा छत्रसाल की प्रशस्ति गाने वाले जो हिंदी कवि थे वो कौन थे? और आपको पता है एक रचना है शिवराज भूषण, एक छत्रसाल दशक भी है ना। छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, ये रचना मानी जाती है दोस्तों किसकी? भूषण की मानी जाती है, भूषण की, इनको याद रखेंगे। और भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। क्या नाम था? घनश्याम नाम था, और ये भूषण इनकी उपाधि थी दोस्तों। और इन्होंने महाराजा छत्रसाल की प्रशस्ति गाने वाले थे तो वो थे भूषण। और रीतिकाल में एकमात्र ऐसा कवि था, एकमात्र ऐसा कवि था भूषण, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, भूषण कवि हो जाएंगे, इनको याद रखेंगे। एक भिखारी दास की श्रृंगार निर्णय रचना है, श्रृंगार निर्णय, है ना, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये रचनाएं भिखारी दास की हैं, इनको भी हमें याद रखना है। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं, क्या है पंडित कामता प्रसाद गुरु? व्याकरणाचार्य हैं, वेदत्व चिंतक हैं, पौराणिक गुरु हैं, या फिर कथाकार हैं? ये पंडित कामता प्रसाद गुरु का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। और ये क्या थे? क्या थे? पंडित कामता प्रसाद गुरु और विनोद कुमार जी, है ना, क्या हो जाएंगे? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये क्या थे? व्याकरणाचार्य। और जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं, व्याकरण को जानने वाले होते हैं, उन्हें वैयाकरण कहा जाता है दोस्तों, वैयाकरण, ये भी याद रख लेना है। ठीक है, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, कामता प्रसाद गुरु व्याकरणाचार्य। और देवकी नंदन खत्री लिखित हिंदी का चंद्रकांता उपन्यास है, तो सामाजिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, पौराणिक उपन्यास है, या फिर अय्यारी तिलिस्मी उपन्यास है?
यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का देवकी नंदन खत्री लिखित चंद्रकांता। अब दोस्तों जो देवकी नंदन खत्री साहब हैं इनके चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति इनका उपन्यास माना जाता है। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति ये हमें बतानी है देवकी नंदन खत्री साहब का, और 4 में से आपको चयन किया है कि सर ये अय्यारी और त्रिज्मी पर क्या है आधारित उपन्यास माना जाता है। कौन सा? चंद्रकांता। ठीक है, जो किसका है? देवकी नंदन खत्री साहब का है, ये भी याद रख लेना है। और उपन्यास सम्राट कहा जाता है किसे? मुंशी प्रेमचंद जी को, है ना। सेवा सदन, कर्म भूमि, गबन, गोदान, रंग भूमि, निर्मला, है ना। और प्रेमचंद का एक मंगल सूत्र उपन्यास है जो अधूरा रह गया, ये याद रखेंगे। और बहुत सारी इनकी रचना है। फिर पियक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? पियक्कड़। ये पियक्कड़ भी बताना है आपको। यक्कड़ हो जाएगा दीपक जी, कड़ हो जाएगा, अक्कड़ हो जाएगा, या फिर कक्कड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमें बताना है। दीनू धाकड़ प्रश्न क्रमांक 4 में। और बोले सर वो तो पियक्कड़ है, अपन बोलते ना कि वो पियक्कड़ है यार, है ना। पियक्कड़ है यानी कि पीता है, और तुम पियक्कड़ हो तो पियक्कड़ के हम यहाँ पर बता देंगे कि इसमें जो प्रत्यय लगा है, प्रत्यय यानी कि शब्द के बाद में लगकर अर्थ का परिवर्तन करता है। और 3 नंबर आपका पियक्कड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर अपन को बताना है अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। अव्ययी भाव समास यानी कि प्रथम पद इसका अव्यय होता है, सभी को पहचान है। ठीक है, अपरा, काजल, सुशीला जी और ममता एमसी जी। प्रश्न क्रमांक 5 में अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अधमरा, आप बीती, या फिर निधड़क, या फिर दूध रोटी। यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर चयन करना है और अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है। और दोस्तों आप बीती में ये अव्यय नहीं होगा, है ना, कि होगा निधड़क, इसमें है क्या? दूध रोटी में है क्या? तो आपने चयन किया कि सर 5 में निधड़क जो है, निधड़क, इसमें नी क्या आया है? उपसर्ग आया है, नी, और नी उपसर्ग के बाद धड़क हो जाएगा, है ना, धड़क। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर है ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, निधड़क। ठीक है, निधड़क यानी कि 3 नंबर। सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, HNG लाइफ बिल्कुल सही है। और मुझे डर है कि कहीं कोई देखता ना हो, वाक्य उदाहरण है अपूर्ण भूतकाल का, संभाव्य भविष्यत काल का, संभाव्य वर्तमान काल का, या फिर सामान्य भविष्यत काल का। दोस्तों आपने इंग्लिश में टेंस पढ़े हैं और हिंदी में काल पढ़े हैं। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये काल होते हैं। अब काल में भी अपूर्ण भूतकाल होता है, संभाव्य भविष्यत काल होता है। इनके भी क्या होते हैं? इनके भी दोस्तों क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मुझे डर है कि कहीं कोई देखता ना हो। ये कैसा बताया जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल, अपूर्ण भूतकाल, और पता है ये कहलाएगा आपका संभाव्य वर्तमान काल, है ना। वर्तमान काल की बात हो रही है। 3 नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है बांगरू बोली आती है तो किसके अंतर्गत आती है। कल दोस्तों हमने सेल्फ स्टडी क्लासेस में रात्रि 8 बजे जब हिंदी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको हिंदी भाषा से संबंधित पूरी चीजें बताई थी। एक एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि बांगरू जो है इसे हरियाणवी बोली कहा जाता है। ठीक है, बांगरू को हरियाणवी और खड़ी बोली को कोरबी कहा जाता है। ये 2 चीजें याद रखनी है मंजुला जी, है ना। और बांगरू जो बोली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, या फिर राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो अधिकांश लोगों ने बताया कि सर बांगरू को कहा जाता है हरियाणवी, और हरियाणवी आती है किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 और बोलियां आती हैं जिनके नाम क्रमशः हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी। ये 5 भाषाएं आती हैं दोस्तों, किसके? 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, यानी 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं कुमाऊनी, और दोस्तों कुमाऊनी आती है, और एक और आती है, कौन सी आती है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत? आप बताएंगे। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कुमाऊनी और गढ़वाली ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों हिंदी की जो बोलियां मानी गई वो 17 बोलियां मानी जाती हैं, लेकिन एक बोली और प्लस हो जाती है, एक बोली और प्लस हो जाती है। तो
कामता प्रसाद जो गुरु हैं वो 18 मानते हैं, है ना। वैसे 17 बोलियां मानी जाती हैं हिंदी की, ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। अगला है भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष क्या है। दोस्तों ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, जिसे हिकी गजट के नाम से जाना जाता है, हिकी गजट। अब ये कब प्रकाशित हुआ था ये याद रख लेना है। आपको पता होनी चाहिए कि जो बंगाल गजट है, बंगाल गजट, इसका प्रकाशन कब हुआ था। 29 जनवरी 1777 को, 29 जनवरी 1780 को, 29 जनवरी 1779 को, या फिर 29 जनवरी 1778 को। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये भारत का प्रथम क्या था 29 जनवरी 1980 को बंगाल गजट यानी कि हिकी गजट ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था। अब भारत का दोस्तों जो प्रथम हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था वो था उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड था, ये याद रख लेना है, ठीक है। उदंत मार्तंड ये 1826 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, है ना। जुगल किशोर इसके क्या थे, संपादक थे, ये भी याद रख लेना। उदंत मार्तंड ये भारत का प्रथम समाचार, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। और ये दोस्तों आपको पता है कि ये साप्ताहिक था, कैसा था, साप्ताहिक, ठीक है। फिर एक पूछा जाता है कि भारत का हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो दैनिक था आपका समाचार सौदावर्षण, समाचार सौदावर्षण, जो कि 1854 में प्रकाशित हुआ था। और श्याम सुंदर सेन जो थे, श्याम सुंदर सेन, वो समाचार सौदावर्षण के संपादक थे, ठीक है। फिर पूछा जाता है दोस्तों कि एमपी का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो आप बता देना ग्वालियर अखबार, ये एमपी का समाचार पत्र था प्रथम, लेकिन ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, उर्दू में हुआ था। और हिंदी का प्रथम कौन सा था, तो मालवा अखबार था मध्य प्रदेश का, जो कि इंदौर से प्रकाशित हुआ था, और ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था, ग्वालियर अखबार, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों क्या है, पूरे भारत के समाचार पत्र थे जो हमेशा परीक्षाओं में आते हैं। मध्य प्रदेश से छपने वाला समाचार पत्र कौन सा है, अग्निबाण, दैनिक आज, नव भारत टाइम्स, या फिर लोकमत समाचार। तो मध्य प्रदेश से छपने वाला समाचार पत्र हमें बताना है, ये 4 विकल्प हैं और 4 में से मध्य प्रदेश से बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अग्निबाण। कौन सा छपता है यहां से, अग्निबाण, यानी कि 1 नंबर, ठीक है। अग्निबाण मध्य प्रदेश से छपने वाला समाचार पत्र है और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा की मूल रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है, मूल रचना बतानी है, रामायण, कवितावली, सूरसागर, या फिर रामचंद्रिका। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। हिंदी भाषा की मूल रचना नहीं मानी जाती, कौन सी नहीं मानी जाती। अब सभी लोग उत्तर बताएंगे, है ना। सरिता जी और आर्या जी, राजेंद्र जी, ठीक है, लोकेंद्र सिंह जी। प्रश्न क्रमांक 10 में उत्तर चयन करना है और हिंदी भाषा की मूल रचना कौन सी नहीं मानी जाती। और प्रश्न क्रमांक 10 में सभी लोग चयन करके बताएंगे और देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, क्या हो गए कि सर हिंदी की, अब बताओ ये हिंदी जो रामायण है ये हिंदी में भई थी क्या, रामायण हिंदी में प्रकाशित भई थी, किसी ने ये बताया, अरुण ऑनलाइन वीडियो ने। आपको पता है कि ये जो रामायण है ये वाल्मीकि रामायण मानी जाती है और वाल्मीकि रामायण ये संस्कृत भाषा में है ना सरिता जी, ये संस्कृत भाषा में है रामायण। कवितावली ब्रज भाषा में है, सूरसागर ब्रज भाषा में है, ठीक है, रामचंद्रिका भी है। और ये तीनों हिंदी की रचनाएं मानी जाती हैं। रामायण ये संस्कृत की मानी जाती है। रामायण के आधार पर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, कौन सी, रामचरितमानस लिखी दोस्तों, ये तुलसीदास ने, ये याद रखना है। 1574 ईस्वी में लिखी गई ये रचना है, ठीक है। 7 कांड इसमें है, ये अवधी भाषा में है रामचरितमानस, तो इसको याद रख लेना है, रामचरितमानस अवधी भाषा में है, ठीक है। और ये रामायण संस्कृत भाषा में, इसको याद रखेंगे। कवितावली ये दोस्तों सूरसागर और रामचंद्रिका, एक कवितावली दोस्तों तुलसीदास की है, सूरसागर सूरदास की है, रामचंद्रिका केशवदास की है, ये सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, परीक्षा, आयु, लगाव, या फिर घबराहट, ये बतानी है। ये रामायण वाला है ना दोस्तों, अधिकांश लोग गलत करके आते हैं, रामायण को ही रामचरितमानस बना बैठते हैं। रामचरितमानस जो रामचरितमानस है तुलसीदास की, ये अलग है, और रामायण है ये वाल्मीकि रामायण है, और वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में आपको पता है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द है तो कौन सा है, परीक्षा हो गई, आयु बढ़ गई,
है ना, लगाव घट गया, घबराहट हो रही है। तो इस प्रकार से जब आप वाक्य में प्रयोग करते हो तो आपको परीक्षा स्त्रीलिंग नजर आ जाता है, आयु स्त्रीलिंग, घबराहट स्त्रीलिंग, तो उत्तर क्या निकल के आता है, लगाव। लगाव हम बोलते हैं लगाव घट गया, मेरा पढ़ाई से लगाव घट गया है या फिर किसी से भी लगाव घट गया, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर जिनने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्यकार हिंदी की व्यंग विधा से संबंधित नहीं है? व्यंग विधा से संबंधित नहीं है बताना दोस्तों, तो कौन सा नहीं है? श्रीलाल शुक्ल नहीं है, शरद जोशी नहीं है, हरिशंकर परसाई नहीं है, या फिर नरेश मेहता नहीं है। और आपको पता है कि दोस्तों ये हरिशंकर परसाई तो हैं, शरद जोशी भी हैं, तो इन दो को तो काट दो, ये तो सरल है, सबसे बनते हैं कि ये व्यंग हैं, व्यंग लेखक माने जाते हैं, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई। लेकिन कौन नहीं माने जाते हैं? श्रीलाल शुक्ल और नरेश मेहता। 50-50 की लाइफलाइन आपके पास है, उत्तर भी आपको बताना है। कौन नहीं माने जाते? व्यंग, और व्यंग लेखक नहीं माने जाते कौन? श्रीलाल शुक्ल भी माने जाते हैं और नरेश मेहता ये नहीं माने जाते। ठीक है, नरेश मेहता, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों आपको पता है कि श्रीलाल शुक्ल की एक रचना पूछी जाती है, राग दरबारी। कौन सी? राग दरबारी पूछी जाती है। बोले सर दरबार में कौन बैठा है? तो दरबार में मेरा लाल बैठा है। तो लाल से मैंने याद करवाई थी, राग दरबारी, दरबार में लाल बैठा है, तो लाल यानी कि श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, इसको याद रखेंगे श्रीलाल शुक्ल को। और ये दोस्तों आपका नरेश मेहता बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे आदेश जो पूरी तरह सरकारी नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि 13 का उत्तर लिखना है। ऐसे आदेश को क्या कहते हैं जो पूरी तरह सरकारी नहीं होते? पृष्ठांकन, ज्ञापन, परिपत्र या फिर राजपत्र, उन्हें क्या कहा जाता है? और 4 विकल्प हैं, हिंदी की प्रैक्टिस करते जाओ, है ना। फर्स्ट दिन है निकिता तिवारी जी, बिल्कुल सही है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो उपलब्ध हैं हिंदी के, एमपी जीके के, है ना। और ऐसे आदेश जो पूरी तरह सरकारी नहीं होते उन्हें कहा जाता है ज्ञापन। क्या कहा जाता है? ज्ञापन। आपको पता है हम ज्ञापन देने जाते हैं, कोई भी चीज है, जैसे अभी पुलिस का वो चल रहा है आंदोलन, तो पुलिस के आंदोलन के लिए हम क्या जाते हैं? ज्ञापन देने जाते, ज्ञापन, है ना। कलेक्टर के नाम ज्ञापन देने जाते हैं, है ना, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जाते, तो ये ज्ञापन पूरी तरह सरकारी नहीं होते, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों जितने भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। 90 98 60 92 91 ये नंबर है, 9098609291। ठीक है, ये नंबर है दोस्तों, इस पे आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है। रोज 3:20 पर हिंदी की क्लास होती है अपनी टिपटॉप पर, और 8 बजे हिंदी की क्लास होती है दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्लास जेल प्रहरी वालों की 4 बजे होने वाली है दोस्तों, जीएस की, जीएस यानी कि विज्ञान की क्लास होने वाली है, वो जरूर अटेंड करें। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही व्याख्या सहित आपको जीएस पढ़ाया जाता है 4 बजे, तो वो जरूर आपको देखना है ना। रोज 3:20 पर हिंदी, 4 बजे दोस्तों आपको मिलती है जीएस, और फिर रात्रि 11 बजे जीके का डोज आता है ना। भूल ना जाना आना जीके का खजाना, तो रात्रि 11 बजे जीके का खजाना होता है, और रात्रि 8 बजे होती है हिंदी की क्लास सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर ग्रुप फुल हो गया है तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम ऐप जरूर डाउनलोड करें। टेलीग्राम ऐप बहुत ही बढ़िया है, व्हाट्सएप से भी अच्छा है दोस्तों। टेलीग्राम जैसा व्हाट्सएप चलाते हो वैसे ही टेलीग्राम, और टेलीग्राम सबसे अच्छा है। ठीक है, वहां पर आपको याद रख लेना है। और ठीक है, सबिता जी तिवारी, प्रीति जी, संध्या जी, अरुण जी, निकिता जी, लाला जी, और 7 घंटे वाला वीडियो जरूर देखना है। पूरा एमपी जीके जो है 7 घंटे वाले वीडियो में आपको समाहित किया गया है, वो वीडियो जरूर देखेंगे। एक बार देखेंगे तो एमपी जीके आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको रट जाएगा। आपको देखना बस है वीडियो, कुछ मत करना, देख बस लेना एक बार, तो आपको एमपी जीके आप कभी भूल नहीं पाओगे। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ट्रिक से मैंने आपको एमपी के पूरा याद करवाया दोस्तों, वो जरूर देखेंगे सभी लोग। सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, और एमपी जीके में वो वीडियो देखने के बाद बोलेंगे कि सर कॉन्फिडेंस आ गया, है ना। ये भी रखना है, जासमिन खान जी, इंग्लिश की क्लास, मैथ की क्लास नहीं होती है अपने इस चैनल पर, है ना। संध्या सेन जी, है ना, ले रहे हैं इसलिए
डाटा खत्म हो गया, बिल्कुल सही है। अरुण ऑनलाइन जी, है ना, जेपी, मधु जी, निकिता तिवारी जी, जासमिन जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़े, जहां पर स्टडी मटेरियल यानी कि जो पीडीएफ होते हैं वो आपको टेलीग्राम में ही मिलते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ना है। काजल चौरसिया और सतीश पटेल, प्रदीप गोयल जी, है ना, लाला बाना, आरती जी, मधु जी, पलक गुप्ता जी, संध्या सेन जी, है ना, और ठीक है, बहुत बढ़िया नोट्स भी किए हैं संध्या सेन जी ने, लाला जी, काजल जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों, है ना। सभी लोग जुड़े और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ममता एमसी जी 7 घंटे वाली क्लास जरूर देखना। निकिता, है ना, और नाम एसएस, है ना, जास्मिन, संध्या, मधु, अनिल जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों, है ना। और प्ले लिस्ट में जाकर के अभी देख लें, चैनल पर टिपटॉप पर अभी मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। और टेलीग्राम पर मैं लिंक देता हूं, टेलीग्राम पर भी लिंक है। आप लोग टेलीग्राम की जो लिंक आती है, लाइव क्लास की आती है, सारी क्लासों की आती है, आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। वहां पर पीडीएफ भी आती है, लिंक भी आती है, सब कुछ समय से आपको उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। तो अनरीश राठौर जी, है ना, टेलीग्राम का नाम है एमपी जेल प्रहरी, ठीक है, एमपी जेल प्रहरी, आप सर्च करेंगे तो एमपी जेल प्रहरी आ जाएगा। और साथ ही आप व्हाट्सएप नंबर मैंने जो दिया है उस पर व्हाट्सएप करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे साथियों, सभी लोग लाइक करेंगे। 3:20 हिंदी की क्लास, उससे पहले जीके की क्लास होती है, सेल्फ स्टडी क्लासेस में 2:30 पर, ठीक है। तो वो भी अटेंड करना है और ये भी अटेंड करना है। नेक्स्ट क्लास 4 बजे होगी आपकी जीएस की, तो जीएस के लिए सभी लोग तैयार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। पूजा, है ना, न्यू जनरेशन और निकिता जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।